हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार स्टेट 2023। आज हम जियोग्राफी पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 6 करेंगे। ये सारे सवाल आपके एग्ज़ाम के पूछे हुए सवाल है और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो आपके पेपर हो रहा है स्टेट बिहार 2023 का, जो क्वेश्चन का लेवल हो रहा है इजी टू मॉडरेट, आपके उस बेस पे आपको एक क्वेश्चन तैयार किया गया है और ये सारे सवाल आपके एग्ज़ाम के पूछे हुए सवाल है। इसलिए आप क्वेश्चन देखकर आपको गैस भी कर सकते हो कि बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन है। इसलिए हर एक क्वेश्चन को आप वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ आप देख भी सकते हो कि आपका क्वेश्चन ये एग्ज़ाम का पूछा हुआ सवाल है। 2 घंटे भी दिया गया और यहाँ पर 425 अंक आपके टोटल आपके क्वेश्चन होते हैं, जो जियोग्राफी का एक अलग पार्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत का कौन सा राज्य रबर का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो आप इसको याद रखिएगा, दक्षिण भारत का केरल एक ऐसा प्रांत है जहाँ रबर का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ना कि बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आ रहे हैं। अगर आप किसी जो पेपर दे चुके हैं उनसे आप बात करोगे तो क्वेश्चन आपका इजी टू मॉडरेट आ रहा है। इसलिए आप बिल्कुल भी हार्ड लेवल का क्वेश्चन बिल्कुल मत करो, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे नहीं जा रहे हैं। तो क्वेश्चन जो आपका जनरल लाइफ से, जो जनरल क्वेश्चन है जीके से या फिर आपके सब्जेक्ट से, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसे भी बस सिर्फ पढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका सौरमंडल से है कि सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा जलडमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है? तो आप इसको याद रखिएगा, आपका जो फोरस आपका जो है जल मरुमध्य का काला सागर और मरमरा सागर को आपस में जोड़ता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूरब पार करता है तो उसको तारीख क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, एक दिन घट जाता है। यदि कोई व्यक्ति पश्चिम गोलार्ध से पूर्वी गोलार्ध की और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आइडियल को पार करता है तो उस व्यक्ति का एक दिन की हानि होती है, अर्थात उस व्यक्ति को सप्ताह में 7 दिन के बजाय 6 दिन ही प्राप्त होते हैं। तो इसको आप इसको याद रखिएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है कि सूर्य की सतह पर तापमान लगभग कितना होता है? आपको बताना है कि सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है, 2000 डिग्री या 3000 डिग्री या 4000 या 5000। तो दिए गए विकल्पों में सूर्य की सतह पर तापमान आपका 5000 डिग्री सेल्सियस होता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 5 कह रहा है दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म आयतान कितना होता है, 21 मार्च, 21 जून को या 23 सितंबर को या 22 दिसंबर को? तो दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म आयतान 22 दिसंबर को होता है। इस तारीख को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? बिल्कुल आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो क्वेश्चन को आप जरूर वीआईपी टिक आउट करते जाइएगा और इस पीडीएफ को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। और इस प्रैक्टिस सेट को आप जरूर, जितने सारे क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आप वीआईपी टिक आउट कर लीजिएगा। ऑप्शन है 21 जून, 22 मार्च, 23 सितंबर या 22 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन 22 दिसंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका स्थल मंडल से है कि समुद्र पर स्थल की ओर बढ़ना कौन सा सचरण कहलाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऋणात्मक सचरण होगा कि समुद्र की स्थल की ओर बढ़ना आपका ऋणात्मक सचरण का उदाहरण होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि दो समांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं? कंदरा या यू आकार की घाटी या बी आकार की घाटी या ऑप्शन डी भ्रंश घाटी। जब दो समांतर भ्रंशों का मध्यवर्ती भाग नीचे धंस जाता है तो उसे हम भ्रंश घाटी कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। दो समांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? तो उसको हम उठे हुए भाग को हम ब्लॉक फॉरवर्ड के नाम से जानते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। आपको बताना है कि सील क्या होता है? कठोर हुए मेग्मा द्वारा निर्मित लंबवत चादर या ऑप्शन बी है कठोर हुए मेग्मा द्वारा निर्मित समांतर चादर, ऑप्शन सी है मुड़ी हुई चादर या ऑप्शन डी ऑन मन। तो जब मेग्मा आपका भूपृष्ठ के समांतर परतों में फैलकर जमता है तो इसे हम सील कहते हैं। इसकी मोटाई 1 मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक होती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये आपका छत्तीसगढ़ और झारखंड में सील पाए जाते हैं, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। इस सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि सील कहाँ पर पाए जाते हैं, तो छत्तीसगढ़ और झारखंड में पाए जाते हैं, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि चट्टानों की घुलनशीलता किस क्षेत्र में प्रमुख है? तो चट्टानों की
घुलनशीलता सबसे ज़्यादा आपके चूना पत्थर में देखने को मिलता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोमट मिट्टी को उसे कहते हैं जिसमें बालू के कणों का अनुपात अधिक और मृतिका की मात्रा कम होती है, उसे हम दोमट मिट्टी कहते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। टोटल आपकी अगर रेशियो की बात की जाए तो 40% आपका बालू होता है, 20% आपका मृतिका होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। दिल्ली में लाल किले के किस चट्टान का प्रयोग किया गया है? आपको बताना है जो दिल्ली में लाल किला है उसमें कौन सा चट्टान का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका बलुआ पत्थर हो जाएगा। दिल्ली के लाल किले में आपका बलुआ पत्थर का निर्माण प्रयोग किया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बलुआ पत्थर। और किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसे भी याद रखिएगा, शाहजहां ने इसे बनवाया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। संसार की छत किसे कहा जाता है? हिमालय पर्वत को, या रॉकी पर्वत को, या मैक्सिको पठार को, या ऑप्शन डी है पामीर पठार को। तो बहुत सारे बच्चे इसे हिमालय पर्वत टिकआउट या रॉकी पर्वत को टिकआउट करके चले आते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। संसार की छत आपको पामीर पठार को कहते हैं, जो आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका वायुमंडल से है। वायुमंडल में पाए जाने वाला धूल कणों में आर्द्रतागाही कण किसे कहते हैं? क्योंकि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ये अच्छे संसाधन केंद्र होते हैं। ऑप्शन बी, ये जल का अवशोषण करते हैं। या ऑप्शन सी है, इनकी गिर्द हवा में ठंडी होने के संघनन की प्रक्रिया होती है। इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि तीनों आपका पॉइंट काफ़ी सही है। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम यूरोपीय प्रदेश में मुख्यतः क्या चलती है? पछुआ हवा, व्यापारिक हवा, ऑप्शन सी है मानसून हवा, या जल और स्थल समीर। आपको बताना है जो पश्चिम यूरोप देश है उनमें कौन सी हवा चलती है। तो उसमें आपका पछुआ पवनें मुख्यतः चलती हैं, जो आपका 40 डिग्री से लेकर 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पछुआ हवा। सिर्फ आपके इंडिया में नहीं चलता, यूरोप देश में भी चलता है। अगला क्वेश्चन है समुद्र तल में सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो आप इसको याद रखिएगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1013.25 मिलीबार आपका वायुमंडलीय दाब होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कैप्सियन सागर या झील कहाँ पर है? आपको बताना जो कैप्सियन सागर या झील कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, कुछ यूरोप में और कुछ एशिया में आपके कैप्सियन सागर और झील देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। सारे क्वेश्चन को आप वीआईपी टेकआउट कीजिएगा। आप एक बार नहीं, इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा। सारा क्वेश्चन को आप ऑप्शन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को इसमें से मिलेंगे आपको। अगला क्वेश्चन आपका जलमंडल से नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है? जापान में, या ब्रिटेन में, या दक्षिणी अमेरिका, या इनमें से कोई नहीं। तो नियाग्रा जलप्रपात आपका राइट आंसर आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। यहाँ दिया भी है कि नियाग्रा जलप्रपात आपका कनाडा की सीमा पर संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलता है। ठीक है, तो राइट आंसर अगर पूछा जाए तो कहाँ पर होगा? तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? गंगोत्री में, या गढ़वाल हिमानी में, या कैलाश हिमानी, या सियाचिन हिमानी। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत से आपके मानसरोवर झील कैलाश पर्वत के पास से है, जो आपके 2880 किलोमीटर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका मिस्र की नाली किस विश्व की सबसे बड़ी नदी है? चौड़ी नदी है, या लंबी नदी, या गहरी नदी, या छोटी नदी है। तो नील नदी उद्गम स्थल विक्टोरिया का झील है, यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। अफ्रीका की कांगो नदी विषुवत रेखा की ओर लिम्पापो नदी मध्य रेखा का होकर 2 बार काटती है। इस आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका जीवमंडल से कि पौधों की उपज के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है? बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, या दोमट मिट्टी, या इनमें से कोई नहीं। आप लोग क्वेश्चन देख रहे हो तो आप लोग को भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है। ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। दोमट मिट्टी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ देख भी सकते हैं कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर पाया जाता है। आपका टोटल आपके 8 वर्गों में विभाजित किया गया है आपका टोटल मिट्टियाँ। यहाँ पे 8 मिट्टी आपको पाई जाती हैं टोटल। यहाँ पे आप उनका नाम देख सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका मानव भूगोल से है कि जोन स्ट्रेटा थ्योरी का प्रतिपादन किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया था? टेलर द्वारा, या ब्रेंचार्ड द्वारा, या ऑप्शन सी है हर्बर्टसन द्वारा, या ऑप्शन डी है हार्टसॉन। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, टेलर द्वारा आपका जोन स्ट्रेटा थ्योरी दिया गया था।
आर्थिक भूगोल से अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि संसार की सबसे गहरी खान 4 किलोमीटर किस देश में है? अमेरिका में या भारत या ब्राज़ील या दक्षिण अफ्रीका? तो संसार की सबसे आपकी गहरी खान दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम एशिया का प्रतिनिधि तेल उत्पादक देश कौन सा है? ईरान, कुवैत, सऊदी अरब या इनमें से कोई नहीं? तो गठन आंकड़ों के अनुसार विश्व का सर्वाधिक कच्चा तेल भंडार आपका वेनेजुएला के पास है, जबकि सऊदी अरब दूसरे स्थान पर आता है। तो आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, क्योंकि इसमें वेनेजुएला ऑप्शन में नहीं दिया गया। अगर वेनेजुएला इसमें ऑप्शन में होता तो राइट आंसर आपका वेनेजुएला हो जाता। क्वेश्चन 26 कह रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में किसका निर्माण मनुष्यों द्वारा किया जाता है? प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम या ऑप्शन डी है पोलोनियम। तो प्लूटोनियम एक ऐसा पदार्थ है जो कृत्रिम रेडियो संक्रियण विखंडन द्वारा प्राप्त किया जाता है, जबकि इसके अतिरिक्त अन्य सभी तत्व प्राकृतिक गैस के रूप में प्राप्त होते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी सवाल आपके एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन 27 कह रहा है कि आपको निम्नलिखित में सही सुमेलित आपको करना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन नकदी फसल नहीं है? आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा नकदी फसल नहीं माना जाता है। कपास, जूट, चाय या आलू? तो नकद फसल ऐसी फसलों को कहा जाता है जिन्हें उत्पादन के उपरांत प्रत्यक्ष बाजार में विक्रय किया जा सके। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, चाय। खरीफ फसल की अवधि क्या कब होती है? आपको बताना है खरीफ फसल कब होता है। जून से सितंबर तक बीच में, या अप्रैल जून के बीच में, अक्टूबर दिसंबर के बीच में, या जनवरी से अप्रैल के बीच में? तो आप याद रखिएगा, खरीफ की फसल आपका जून से जुलाई के में बोई जाती है और अक्टूबर से नवंबर के बीच में इसे काट लिया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जून से सितंबर। कुछ क्वेश्चन देखेंगे भारत के भूगोल से। नर्मदा परियोजना विवाद में कौन सा राज्य संबंधित नहीं है? ये सवाल आपका काफ़ी ट्रेंडिंग रहा है, तो में भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान या सभी संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। टोटल आपके मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र और राजस्थान आपके नर्मदा परियोजना में चारों इसमें संबंधित है विवाद में। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्य रूप से भारत में यूरेनियम कहाँ पर पाया जाता है? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में या झारखंड में? इस क्वेश्चन को आप वीआईपी क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर आपका झारखंड हो जाएगा। मुख्य रूप से भारत में यूरेनियम झारखंड में जादूगोरा में नामक स्थान पर पाया जाता है, और जबकि आपका जो थोरियम होता है वो केरल प्रांत में पाया जाता है। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि दक्षिणी पश्चिम मानसून कब चलती है? मई से सितंबर तक, नवंबर से जनवरी तक, अक्टूबर से जनवरी या उपरोक्त में कभी नहीं? तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून आपका जून से सितंबर के बीच रहता है। ग्रीष्म ऋतु के समय उत्तर पश्चिम भारत तथा पाकिस्तान के निम्न वायुदाब का केंद्र बना रहता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्राकृतिक वन शक्ति के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है? तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में सघन उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, ये कथन आपका सही है। औसत वर्षा वाले क्षेत्र में मानसूनी वन पाए जाते हैं, ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है। थर्ड पॉइंट आपका कह रहा है कि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है। इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस जनगणना वर्ष में भारत में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक हुई थी? आपको बताना है कि किस वर्ष भारत में जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा कम दर्ज की गई थी। तो वर्ष 1921 में जनगणना में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर काफ़ी नेगेटिव हुई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, 1921 में। अगला क्वेश्चन कि भारत के किस बंदरगाह के द्वारा सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है? तो विशाखापट्टनम और मुर्बुक गोवा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये ऐसे सवाल आपके एग्जाम में जरूर पूछे जा रहे हैं। आप जो बच्चे एग्जाम दे कर आए हैं उनसे आप बात करो, बिल्कुल आपको बोलेंगे क्वेश्चन जो है आपका इजी टू मॉडरेट आ रहा है। और जो आपके डेली लाइफ से क्वेश्चन जो आप देख रहे हो जो काफ़ी फेमस होता है, हर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, वैसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सी गुफा महाराष्ट्र में नहीं है? आपको बताना है कौन सा गुफा आपके महाराष्ट्र में देखने को नहीं मिलता है। अजंता की गुफा, या एलोरा की गुफा, अमरनाथ की गुफा या एलिफेंटा की गुफा? तो आपको पता होगा अमरनाथ की गुफा आपके महाराष्ट्र में देखने को नहीं मिलता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि इनमें कौन सा युग्म आपको गलत है। तो जो आपका दामोदर घाटी परियोजना है ये आपका
युग्म काफ़ी गलत है। ये आपका गंगा नदी होकर नहीं बहती, जबकि ये दामोदर नदी पर स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपका दामोदर गढ़ी परियोजना, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि गलत पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका मिक्स क्वेश्चन रहेगा, सारे भूगोल से क्वेश्चन रहेगा कि पेरिस किस नदी किनारे है। आपको बताना है कि पेरिस किस नदी किनारे वहाँ पे अवस्थित है, ओटावा में या सीन में या राइन में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सीन में आपका पेरिस नदी देखने को मिलता है। यहाँ पे आपके विश्व के प्रमुख नगर और नदियों किनारे इस प्रकार आपके देख सकते हो कि कौन सा नदी किस नगर में बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन सा युग्म आपका गलत है। तो आप इसको याद रखिएगा, जो आपका आइसोल से आर्द्रता, ये कथन आपका गलत है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 40 कह रहा है कि किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो आप सबको पता होगा, लेकिन आपके एग्जाम में सवाल आपके देखने को मिल सकता है। तो याद रखिएगा 5 जून 1972 को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मार्को पोलो की यात्रा का मार्ग क्या था। वेनिस, रूस, मध्य एशिया और मंगोलिया, मलाया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि नया संसार नामक पुस्तक किस भूगोलवेत्ता द्वारा लिखी गई थी। ईशा बोमेन के द्वारा या मार्टिनो दी के द्वारा, या ऑप्शन सी है टेलर, या ऑप्शन डी है हॉर्टिगटन। तो ईशा बोमेन द्वारा आपका नया संसार पुस्तक की रचना की गई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित देश और राजधानी में कौन सा युग्म गलत है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा देश की राजधानी को गलत बताया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका इथोपिया हो जाएगा। इथोपिया की राजधानी सुआ नहीं होता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। चलिए, आपका टोटल आज के प्रैक्टिस सेट में टोटल 43 क्वेश्चन थे। तो अगर 43 क्वेश्चन को आप काफ़ी वीआईपी क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा। 43 क्वेश्चन आपके एग्जाम में टोटल, इसमें से 3-4 क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि आप लोग के लिए और ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लाया जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ जितना आप शेयर करोगे, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप लोग के लिए और ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लाने का। ठीक है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट पर।